1941 और 1945 के बीच नाजी पार्टी और उसके कोलैबोरेटर ने यूरोप में लगभग 6 मिलियन यहूदियों की बुरी तरह से हत्या कर दी, जो यूरोप की जूस पॉपुलेशन का लगभग 2/3 हिस्सा था। नाजी पार्टी और उसके लीडर एडोल्फ हिटलर ने यूरोप को पूरी तरह से बदल दिया और यहूदी लोगों को अब तक के सबसे बड़े डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ा। (1920) और 1930 के दौरान लगातार यहूदी विरोधी और कभी कभार होने वाले अत्याचार के बावजूद जूइश कम्युनिटीज यूरोपियन सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा थे। पूरे यूरोप के शहरों और गांवों में सबसे बड़ी यहूदी आबादी थी। 19वीं सेंचुरी में कई यूरोपियन देशों ने यहूदियों को सिटीजनशिप देने लगे। जर्मनी में एक छोटे पॉलिटिकल मूवमेंट ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। उन्हें द नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी या नाजी कहा जाता था और उनके लीडर एडोल्फ हिटलर थे। 1922 में हिटलर ने अनाउंस किया कि एक बार जब मैं वास्तव में सत्ता में आ जाऊंगा तो मेरा पहला और सबसे जरूरी काम यहूदियों का सफाया करना होगा। एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर के रूप में अपॉइंट किया गया। ऐसे में इस समय देश में जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग थे, जैसे प्रोफेसर, हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, इन्हें पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करी जाती है। नाजी पार्टी के द्वारा कॉलेज यूनिवर्सिटीज पर बहुत टाइट कंट्रोल जमाया जाता है, इस हद तक कि जो सीनियर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टॉप लेवल के, उनको भी नाजी पार्टी के द्वारा चुना जाता था और जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनमें भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल जमाया जाता था। उनका कहना था कि जो भी चीज यूनिवर्सिटीज कॉलेज में पढ़ाई जाएगी सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जाएगी और अगर नहीं पढ़ाई जाएगी तो प्रोफेसर को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हिटलर को पार्लियामेंट की सहमति के बिना गवर्न करने का अधिकार दिया गया, जिससे जर्मनी में अब डिक्टेटरशिप की स्थापना हुई। 15 सितंबर 1935 को नाजी पार्टी के द्वारा एक लॉ को पास किया जाता है जिसका नाम न्यूरेमबर्ग लॉ होता है। इस लॉ के आने के बाद यहूदियों से उनकी जर्मन नागरिकता छीन ली जाती है, उनके सभी पॉलिटिकल पावर को हटा दिया जाता है। नाजी सरकार सभी यहूदियों को जर्मनी छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहती थी। 1939 के अंत तक जो यहूदी छोड़ सकते थे वे पहले ही ऐसा कर चुके थे। जो पीछे रह गए वे या तो गरीब या महिला थी और उन्हें वीजा नहीं मिल सका। लगभग 1,10,000 लोग अमेरिका के लिए रवाना हुए, जबकि कुछ लोग शंघाई, फिलिस्तीन और साउथ अफ्रीका में जाकर बसने लगे। जर्मनी ने लगभग 1 बिलियन का इमिग्रेशन टैक्स कलेक्ट किया गया था, वो भी ज्यादातर यहूदियों से। सितंबर 1929 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। अब शुरू हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। नाजी के मिलिटेंट्स अक्सर लोकल कोलैबोरेटर की मदद से यहूदी लोगों को घेर लेते थे, उन्हें कब्रों में ले जाते थे और उन्हें गोली मारकर मार देते थे। कुछ ही साल के अंदर लगभग 20 लाख यहूदियों की हत्या कर दिए थे। यहूदी आबादी को अलग करने और कंट्रोल करने के लिए नाजियों ने यहूदियों को शहरों और गांव से दूर इलाकों में बसने के लिए मजबूर किया ताकि वह जर्मन सोसाइटी से दूर रहे। यहूदियों को लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए गाड़ियों में बेल्जिक, सोबिबोर और ट्रेबलिंका जैसी जगहों पर भेजा जाता था। उन्हें चेंबर में घुसने के लिए कहा गया और गैस से मार दिया गया। यह मारने का सिलसिला कई सालों तक जारी रहा और हर दिन हजारों यहूदियों की हत्या की जाती रही। एडोल्फ हिटलर ने जूइश ट्रेड को बॉयकॉट करने की घोषणा की। यहूदी नागरिकों को परेशान किया गया और उन पर हिंसक हमले किए गए। उन्हें दबाया गया, उनकी नागरिकता और नागरिक अधिकार छीन लिए गए और जर्मन समाज से पूरी तरह से हटाने की कोशिश की। गैर यहूदियों ने धीरे धीरे यहूदियों के साथ मिलना जुलना या उनकी दुकानों में से खरीदारी करना बंद कर दिया, जिनमें से कई ग्राहकों की कमी के कारण कई दुकानें बंद हो गईं। चूंकि यहूदियों को अब सिविल सर्विसेज जैसे काम करने की अनुमति नहीं थी, युद्ध के अंत तक लगभग 60 लाख यहूदी और 50 लाख अन्य, जिनमें रोमा, पोल्स, होमोसेक्सुअल्स, डिसेबल्ड, कम्युनिस्ट्स एंड पॉलिटिकल डिसिडेंट्स की नाजियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। पूरे यूरोप में गांव, शहर
जो कभी फलते फूलते कभी जूइश कम्युनिटी के घर थे, अब उनसे खाली थे। होलोकॉस्ट नाजियों और उनके कोलैबोरेटर द्वारा पूरे यूरोपियन जूइश पॉपुलेशन को सिस्टमैटिकली खत्म करने की कोशिश थी। जूइश कम्युनिटी ने तब से बचे हुए लोगों की देखभाल करने, खोए हुए लोगों का नाम रखने, अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बनाना और यंगर जनरेशन को इस भयानक हादसे के बारे में एजुकेट करना, ताकि ऐसा फिर कभी न हो।